मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आज भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को ही नेपाल में सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उफान पर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के बावजूद जनता उन्माद पर है। नेपाल के हालात इस कदर खराब हैं कि सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से अपने घरों में रहने और शांति में सहयोग करने की अपील की जा रही है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई। गौरतलब है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध महज 48 घंटे में बेकाबू हो गया है और अभी भी हिंसा की आग में नेपाल जल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है इस कर्फ्यू के दौरान, नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई है। तो आपको बताया कि काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो सामने आया है और नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जो इमरजेंसी सेवाओं को छूट भी दी गई है। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ये ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो सामने आया है। तो युवाओं का जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि अब जो कर्फ्यू है उसे देखिए, आज पहले 12 बजे तक लगाया गया था, लेकिन जो स्थिति है उसे देखते हुए कल सुबह 6 बजे तक किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो तमाम स्थिति है उसे कंट्रोल में यहाँ की सेना ले लेगी। हालांकि जो कई सारे सवाल हैं वो ज़रूर खड़े हैं। और आपको बता दें कि नेपाल में जो तख्ता पलट की वजह है वो आप समझिए कि आखिरकार क्या कुछ वो वजह है। देखिए, नेपो किड्स के खिलाफ जो गुस्सा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार, जी कई ऐसे भ्रष्टाचार है जिसका नाम सामने आया। बेरोजगारी अपने चरम पर रही। इसके अलावा राजशाही की मांग लगातार यहाँ पर की गई है और इंटरनेशनल साजिश भी एक बड़ी वजह रही है। तो ये वो तमाम वजह है जो धीरे धीरे करके देखिए किस तरह जो गुस्सा था वो सामने आया और अंततः जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो ये विरोध रुक नहीं पाया। देखिए, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर लगातार जारी है क्योंकि युवाओं के आक्रोश ने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है। नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज निकला। राजनीतिक स्थिरता अब तक मृग तृष्णा ही बनी हुई है। नेपाल ने 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देख लिया है और आप इसी से समझ सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का क्या आलम पड़ोसी देश नेपाल में है। हालांकि जो स्थिति अभी नजर आ रही है नेपाल में, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली है और ऐसे में भारत की भी लगातार नज़र बनी हुई है। भारत ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी सीमाएं लगती हैं, जिन जिलों से नेपाल की, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन जो नेपाल है, राजनीतिक अस्थिरता का जो अंतहीन सफ़र आप कह सकते हैं उसे लगातार जारी रख रहा है और नेपाल अपने इसी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जाना भी जाता है। और देखिए, युवाओं का जो आक्रोश है उसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है। जिस तरह के फैसले लिए गए केपी शर्मा ओली की तरफ से, उसके बाद देखिए जो जनता है वो सड़कों पर आई और जब जनता सड़कों पर आती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। जगह जगह पर आगजनी की गई है, जगह जगह पर लूटपाट की खबरें भी सामने आई है। हालांकि अब सेना लगातार ये कह रही है कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 बजे तक जो कर्फ्यू है पहले वो लगाया गया, फिर अब इसे कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें छूट ज़रूर है, लेकिन जो उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सेना लगातार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि अवैध है, जिनको आप नहीं रख सकते, तो वो हथियार भी हमारे हवाले कर दे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार सेना कैसे कंट्रोल में लेगी तमाम स्थिति को, क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल की स्थिति है वो बेकाबू हो चली है। जगह जगह पर आगजनी, जगह जगह पर किस तरीके से जो पूर्व के प्रधानमंत्री हों या फिर अन्य मंत्री, उनके घरों को जलाया गया। इसके अलावा जो स्थिति सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं ये जो शांति है वो कब बरकरार होगी, क्योंकि आप देखिए कि नेपाल को दुनिया में ही जो अस्थिर सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से देश है वो कहा जाता है। हालांकि भारत का पड़ोसी देश है और आप ये समझ लीजिए
कि कई भारतीय भी हैं। अभी जब इससे पहले खबर ये भी सामने आई थी कि काठमांडू एयरपोर्ट पर भी जो 400 से ज़्यादा भारतीय हैं वो फंस गए हैं। हालांकि अब उन्हें विशेष विमान से लाया भी जाएगा। बातचीत हो रही है नेपाल की सेना से, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो नेपाल है वो एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से थोड़े से जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे हैं जितने पहले रहे थे, लेकिन अब जो आप समझिए कि इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत भी देखेगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके इन दो राज्यों से नेपाल की जो सीमाएं लगती हैं वो किस तरीके से सुरक्षित हो। और आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। नेपाल में आग ही आग, संसद, पीएम, राष्ट्रपति भवन खाक, सोशल मीडिया पर घमासान, नेपाल में तूफान, नेपाल में पीएम ओली का इस्तीफा। अब क्या जल रहा है नेपाल, सेना ने संभाली कमान। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। नेपाल की चोटियों से घिरे, हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नेपाली सेना का कहना है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को छात्रों ने घेर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विद्रोह महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आज राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। अब आइए हम आपको प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे भी बता देते हैं। नेपाल में जेनजी की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, शासन की जवाबदेही और आर्थिक समानता भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी नेपाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना भी चाहते हैं। जेनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। नेपाल में हिंसा के पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी तक फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए गए। राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
तो देखिए जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति है नेपाल में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हालात को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर भी जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, ये जो स्थिति है, देखिए नेपाल राजनीतिक रूप से अस्थिर देश है, ये दुनिया जानती है, लेकिन अभी जो हुआ है धीरे धीरे धीरे, और अब ये बवाल पिछले 48 घंटे में, क्या इसकी कल्पना किसी ने की होगी? और अब आगे क्या नेपाल में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो? सबसे बड़ी चिंता आज नेपाल के लोकतंत्र में या ज्यादातर हमारे पड़ोसी देशों में ये है कि जितने भी वरिष्ठ वहाँ के राजनीतिक नेता हैं, वो शायद उनका जो लगाव है या जुड़ाव है वहाँ की युवा पीढ़ी से, वो कमजोर है। वो समझ नहीं पा रहे कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। इसीलिए एक के बाद एक आप देखते हैं कि श्रीलंका में 2022 में करीब 4 महीने लगे राजापक्सा सरकार को गिराने में। फिर उसके बाद पिछले साल बांग्लादेश में केवल 3 सप्ताह में वहां की प्रधानमंत्री को देश को छोड़कर जाना पड़ा, और यहाँ तो दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री ने आप देखें कि रिजाइन कर दिया, और बिल्कुल जो उथल पुथल है वो अभी भी चल रही है। तो युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, शायद इसका अंदाजा वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको शायद नहीं होगा। इसीलिए वो नहीं कानून और व्यवस्था संभाल पाए। जब उन्होंने 26 कंपनियों पर इस तरह का बैन लगाया, तो क्या अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से आक्रोश सड़कों पर आएगा? तो ये शायद एक तरह से या तो ये पावर का एरोगेंस है या इग्नोरेंस है, और ये लगातार धीरे धीरे समस्या बनती हुई नजर आ रही थी। पिछले 2008 से 15 बार प्राइम मिनिस्टर बदल, वही 4-5 लोग हैं जो सत्ता में बने रहते हैं एक के बाद। ये भी शायद युवा पीढ़ी को नाराजगी है कि जो कम ही लोग हैं, और सोशल मीडिया पे जब फिर उनके बच्चों का, जिनको नेपो किड्स का नाम दिया जा रहा है, आप उनका कंजम्पशन लग्जरी चीजों का देखते हैं, उनकी विदेश में यात्राएं देखते हैं, तो ये शायद और भी युवा पीढ़ी का वो और भी बढ़, और ये तैयारी ना होना इस तरह की के प्रदर्शन हो सकते हैं और किस तरह से उनको रोका जाएगा। और अचानक देखें नंबर जो आ रहा है वो संख्या 19 और 22 के बीच में बिल्कुल युवा बच्चों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में ये शायद सामने लाता है कि जो वहां के राजनेता हैं उनकी जमीन पर पकड़ है या नहीं है। और उसी के चलते सबसे बड़ी समस्या ये होती है इन देशों में कि कोई भी एक राजनीतिक दल को सीधी मैंडेट नहीं मिलती है। तो अभी 2075 के लोअर हाउस में, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में संख्या एक दल की कितनी है? 88 जी। तो ये बटी हुई जो राजनीति है जिसमें लगातार तालमेल बनाकर चलाने की कोशिश होती है, उसके चलते जाहिर है कि कोई परियोजनाएं लागू नहीं हो पाती, आर्थिक मंदी आती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, और ये इस तरह का आक्रोश एक के बाद एक पड़ोसी देशों में हम देख रहे हैं। तो क्या इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी नेपाल को इस तरह से, या फिर भारत से सीखना चाहिए था कि 2021 में जब भारत ने तो अपना का जो कानून 2008 था उसके सेक्शन 69 को यूज करते हुए चुन कर कुछ यूआरएल को, कुछ ट्वीट्स को चुनकर बंद करवाया था। ऐसे ब्लैंकेट सबको बंद नहीं किया था जिससे आक्रोश बहुत बढ़ता है। तो भारत के यहाँ क्या हुआ? कुछ न्यूज़पेपर में क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ कोर्ट केसेस चले, या यूनाइटेड नेशंस के एक रेपेटर है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की। तो क्या भारत के उदाहरण से नहीं सीख सकता था नेपाल? तो ये मुझे लगता है इग्नोरेंस और एरोगेंस जो लीडर्स का है वो सामने लाता है कि वो बिल्कुल तैयारी नहीं थी और मनमानी तरीके से उन्होंने इस तरह के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। नतीजा ये है कि सरकार जा चुकी है और बिल्कुल समस्या बनी हुई है जैसे कि तैसी। जी ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा संजय सर, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उनकी बात तो जो लोग हैं वो सुन नहीं रहे, जो ये बच्चे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में सेना की बात सुनी जा रही है। क्या आने वाले समय में मुमकिन है कि वहां पर सेना का राज हो जाए और जो ये पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए?
खुशबू, मुझे नहीं लगता है कि सेना जो नेपाल की है वो इस तरह के कदम उठाएगी, क्योंकि नेपाल की सेना बहुत प्रोफेशनल है। और आप खुद देखेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर स्थिति जो है नेपाल में काबू में आएगी, मेरा ऐसे मानना है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जैसे हम लोग देखते हैं वहां की सेना अब जो सवेरे से लेकर के जब कर्फ्यू फिर से दोबारा लगाया गया, वाकई आंदोलनकारी जो है वो आक्रोश जो देखते हैं तो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति उनका घर जला दिया, प्रधानमंत्रियों के घर जला दिए, एक पुराने प्रधानमंत्री की जो बीवी है वो बेचारी गुजर गई, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आक्रोश। और ये आक्रोश इससे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये जो दूसरे बाहर के देशों का जो इंटरफेरेंस है वो साफ नजर आता है। क्योंकि कोई भी चीज है, ऐप जैसे बैन हुए हैं, ये उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बैन हुए हैं। ये सरकार ने जरूर कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब ये बैन हुए। और उस बैन के बाद 4 सितंबर को हुए, और जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है ये साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं दखल अंदाजी जो बाहर से देश है वो कर रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने समझना चाहिए, क्योंकि चीन लगातार आप देखिएगा जो 26 ऐप बैन हुए हैं उसमें से 17 ऐप अमेरिका के ऐप्स हैं। टिकटॉक बैन नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है नेपाल के अंदर, जरूर जैसे सोरेन सिंह साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जो नेपो किड्स हैं, यानी कि जो नई जनरेशन है उन्हीं के हैं, वो भी सब 1990 के बाद ही पैदा हुए हैं। न्यू जनरेशन जेन वी जिन्हें कहा जाता है। लेकिन वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजा जो है 50 साल राजाशाही में 10 राजा हुए और 63 साल में 53 प्रधानमंत्री बदले हुए। और जैसे बता रहे थे कि पिछले 17 साल में 14 प्रधानमंत्री बदलाव हुए। और ये जो पिछले 14 साल में जो 17 साल में 14 प्रधानमंत्री हुए, ये वही है एक दूसरे को देते हुए। कहीं डूबा दे रहा है अपनी सत्ता, होली दे रहा है और उसको प्रचंडा को एक दूसरे के बीच में दिख रहे। और ये कौन है? या तो ये सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंबाइंड मार्क्सिस्ट में है, या फिर वो अपने नेपाली कांग्रेस के हैं। ये सारी मिली जुली सरकारें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें चीन से उन्हें प्रभावित किया जाए। आप देखेगा ओली ने क्या किया, पहले इसे भारत के साथ नक्शे बदलने की कार्रवाई की, फिर एक नागरिक एक संशोधन लाने की कोशिश, जिससे कहा गया कि भारतीय महिलाएं जो नेपाल में जाकर के शादी करेंगी उनको नागरिकता 7 साल के बाद दी जाएगी। उसके बरकरार प्रदर्शन हुए। इस बार से आप देखिएगा क्या राजशाही गजेंद्र जो राजा है उन्होंने देखने की सोचा कि किस तरीके से होता है, या उनके साथ कुछ लोग थे कुछ नहीं थे। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मुखौटा जरूर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का है, तो उनका जो चाल चलन है वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट है। खुद नहीं दिखाना चाहते तो उनके बच्चों के द्वारा उनके घर देखिएगा, उनका रहना देखिएगा, तो कहीं ना कहीं 10% नेपाली जो है वो बाहर रहते हैं देश के, और वो 33% अपने जीडीपी को उनका कंट्रीब्यूशन है। और उनको ये जितने व्हाट्सएप है, मैसेजेस है, कम्युनिकेशन है, बहुत जरूरी है। मैं बता सकता हूँ फौज में जब हम नेपाली लड़कों को, मेरे लड़कों को मैं जब छुट्टी भेजता था, 4 महीने की छुट्टी भेजता था। क्यों 4 महीने की छुट्टी भेजता था उन्हें? क्योंकि आना जाने में वक्त लगता है, बहुत देर आने। अब मोबाइल है, वो आप घर पे रोज बात कर लेते हैं। अगर आप उसी के ऊपर इस तरह का रोक लगाएंगे तो क्या होगा? जरूर यहाँ पे जो अब आदत हो गई है, जिस किसी चीज की आदत हो जाती है उसके ऊपर, लेकिन ये एक चिंगारी थी, ये चिंगारी आने को थी, क्योंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके चीन का प्रभाव ये अमेरिका देख रहा था, और अमेरिका ने भी जिस प्रकार से बांग्लादेश पे हुआ वही हालात उन्होंने यहाँ पर पैदा करके रख दी। अब डायरेक्ट है नहीं है तो बाद में धीरे धीरे पता लगेगा। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस प्रकार से आप स्टडी करें जो सिचुएशन को, तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये छोटी सी चिंगारी है, और चिंगारी इस तरह के ये नहीं कह सकते ये लीडरलेस है, ये पीछे से रिमोट कंट्रोल है। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और जो अम्बेसडर थी चीन की काठमांडू के अंदर, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। किस प्रकार से $500 बिलियन अमेरिका ने इनको दिया वो देखने को मिलता है। किस प्रकार से चाइना ने इनको अभी $30 बिलियन दिए, किस प्रकार से उनके हथियार और हवाई जहाज काम कर रहे हैं वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर, और भारत के साथ जरूर 1750 किलोमीटर लंबा हमारा जो बॉर्डर है इनके साथ, तो हम लोगों ने भी सतर्क रहना है, यकीन करना है कि वहां का जो उथल पुथल है इस तरफ कहा जाए। लेकिन
हमारा नेपाल के साथ अच्छा, मैं जैसे बार बार लोग कहते हैं कि एक रोटी और बेटी का जो हमारे संबंध है तो जरूर अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मार्क्सिस्ट सोच है, ये जो लेनिनिस्ट सोच है, ये जो कम्युनिस्ट सोच है, ये सोच खराब है। ये लोकतंत्र के साथ ये सोच मिलकर के देश को बर्बाद करने में तुली है। तो हम अपने नजर से देख रहे हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है नेपाल की सेना के ऊपर, वो इसके ऊपर काबू पाने में पूरे सफल होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा सवाल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर आपसे है, अभी के पूरे सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है कि किसको ये अब जिम्मेदारी दी जाएगी कि नेपाल में जो स्थिति है उसे अंडर कंट्रोल किया जाए, और कितना वक्त लग सकता है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि अब कल 6 बजे तक सुबह तक तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद सेना जो है वो सीधी सत्ता की कमान नहीं लेना चाहेगी, तो कोई ना कोई उनको राजनीतिक विकल्प ढूंढना होगा। कुछ नाम पहले से ही सामने आ रहे हैं, जिनमें सदन गुरुंग है एक, जिन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं एक युवा एनजीओ का जिसको हामी नेपाल के नाम से हम जानते हैं, वो 36 वर्ष के हैं। उसके अलावा वहाँ एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जिसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रवि लमिछने हैं, वो भी उनका नाम भी आ रहा है सामने। उन्होंने अपनी पार्टी का गठन पिछले नवंबर 2022 के इलेक्शंस के कुछ ही महीने पहले गठन किया था, पर वो चुनाव के बाद चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर पार्लियामेंट में आए। पर सबसे ज्यादा जो नाम सोशल मीडिया में चल रहा है वो काठमांडू के ही एक युवा मेयर हैं, बलेंद्र शाह का नाम चल रहा है। वो रैपर भी हैं, उसकी वजह से भी वो युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। और उसके अलावा वो आप देखें कि उनका डिग्री जो सिविल इंजीनियरिंग में है, फिर मास्टर्स की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है, और उन्होंने काफी नाम भी कमाया है। मेयर जब वो 2022 में बने, उनका नाम टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे बड़े इमर्जिंग नेताओं में उनका एक नाम आया था। कुछ अर्बन रिफॉर्म्स उन्होंने किए, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट, एंटी करप्शन। केपी शर्मा ओली से सीधा एक तरह से कुछ महीनों से वो म्युनिसिपल स्टाफ की और टीचर्स की सैलरी वगैरह को लेकर। पर आपको ये भी ध्यान रहे कि वो थोड़ा सा राष्ट्रवादी उनका जो रुझान है, वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं, जो भारत के लिए चिंता हो सकता है। फिल्मों को भी बैन किया था जी। और सोशल मीडिया से यदि आप देखें तो इस वक्त बलेंद्र शाह का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। आप यदि जनता का साथ देखें, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें रवि लक्ष्मण के नाम सबसे मुझे लगता है अहमियत उसमें है। सदन गुरुंग का नाम भी चल रहा है। तो यदि पुराने दल सब हट जाते हैं, और जैसे आपने देखा श्रीलंका में भी ना, देशनायका जब चुनाव के बाद आए तो वो सोच नहीं रहा था कि वो नए राष्ट्रपति बनेंगे श्रीलंका। जितने भी बड़े दिग्गज चुनाव में लोग थे वो सब चुनाव हार गए श्रीलंका में। अब बांग्लादेश में क्या होगा वो अभी साफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्थिति धीरे धीरे काबू में आएगी। पहले कानून व्यवस्था, उसके बाद कौन नए नेता बनेंगे जी, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बड़ी बात तो ये भी है सर कि जो भी बने, आखिरकार फिर भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में नेपाल के साथ किस तरह के संबंध भारत